नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झामुमो के महासचिव व सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है कि पिछले दिनों सरायकेला दौरे के कार्यक्रम में बातचीत के दौरान धनबाद लोकसभा सीट से ढुल्लू महतो और पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जुबान फिसलने लगी थी। बीजेपी की नजर में मां, बहन, बेटी की क्या सोच है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। प्रदेश प्रभारी ने जो कहा वो महिलाओं को अपमानित करने जैसा है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपकी सोच क्या है, क्या सोच लेकर झारखंड आए हैं, क्या यही सोच प्रधानमंत्री की भी है, क्योंकि लक्ष्मीकांत उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भट्टाचार्य ने ऐसी भाषा का विरोध किया था। भट्टाचार्य ने कहा है कि पुलिस इस पर तत्काल संज्ञान ले और वाजपेयी को जेल भेजे। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के न्याय पत्र से बीजेपी घबरा गई है और 10 साल में प्रधानमंत्री ने क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस ने देश के साथ कभी न्याय नहीं किया है। कांग्रेस ने झारखंड वासियों के साथ, पूरे देश के साथ अन्याय किया है और कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता में कहा है कि कांग्रेस के समय गांव तक सुविधाएं नहीं पहुंची थी, गांव की सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, चिकित्सा व्यवस्था का हाल बुरा था। कांग्रेस ने कभी गांव की चिंता नहीं की। कांग्रेस नेता गांव की बात करते तो थे पर गांव के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस को क्षमा मांगकर न्याय पत्र निकालना चाहिए। और साथ ही मरांडी ने कहा कि आज गांव में सड़क है, बिजली है, चिकित्सा की सुविधा है। एक समय कांग्रेस ने पूरे देश में संकट पैदा कर रखा था। भारत आज आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस के राज में दंगा चरम पर था और अब चारों ओर सिर्फ शांति ही शांति है। देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश आज आर्थिक रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं लोहरदगा जिले के छड़ सीमेंट और जमीन व्यवसायी नरेश साहू और शिबू साहू को मारने वाले अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें कि शिबू साहू की हत्या सोमवार को सैलून में कर दी गई थी। शिबू साहू सैलून में बाल कटवाने गए थे, जहां पर 3 बाइक सवार युवकों ने उन पर हमला बोल दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही शिबू साहू के परिचित और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और लोग उन्हें उठाकर सदर अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने शिबू साहू को मृत घोषित कर दिया। बता दें अब आपको कि अब उन अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बोकारो जिले के कई इलाकों में रामनवमी में निकालने वाले महावीरी अखाड़ा जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। जुलूस को लेकर चास एसडीएम कार्यालय में एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारी और अधीनस्थ पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र में निकलने वाले जुलूस को लेकर अखाड़े से संबंधित चर्चा हुई है। सभी अखाड़े के लाइसेंस को रिन्यूअल करते हुए रूट निर्धारित करने पर भी चर्चा की गई है। बैठक में सभी थाना प्रभारी और पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि सभी अखाड़े के अध्यक्ष से ये अंडरटेकिंग लिया जाए कि वे निर्धारित रूट से अलग जुलूस नहीं निकालेंगे। और साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि जो भी संवेदनशील इलाके रहे हैं उन पर अधिक से अधिक पेट्रोलिंग करते हुए पूरे इलाके में सीसीटीवी को दुरुस्त किया जाए। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर बोकारो रणविजय कॉलेज के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने से कामकाज में प्रभाव पड़ रहा है, जबकि 16 अप्रैल से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स भी हैं और हड़ताल में सभी प्रोफेसर भी साथ दे रहे हैं, जबकि कॉलेज की प्रिंसिपल काम में लौटने की अपील कर रही है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से प्रोफेसर के वेतन विसंगति को 2014 से लागू करते हुए 5वां वेतन दिया गया है, वैसे ही उसी समय से कर्मचारियों को भी ये वेतन लागू किया जाए। हालांकि वेतन विसंगति दूर करने का अधिकार कॉलेज के जीबी की है और जिसकी बैठक होने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। कॉलेज की प्रिंसिपल नंदा रानी ने बताया है कि उनकी मांग जायज है। नंदा रानी ने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि ये लोग हड़ताल वापस ले, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव छात्रों पर पड़ने वाला है।
पूरे भारतवर्ष में चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में बोकारो सेक्टर 4 स्थित आदिशक्ति दुर्गा मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कलश लेकर बोकारो के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और वहां से जल भरकर वापस आदिशक्ति दुर्गा मंदिर पहुंचे। बता दें कि आदिशक्ति दुर्गा मंदिर के प्रांगण में चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत ज्ञान महायज्ञ का प्रारंभ हो गया है। साथ ही बता दें आपको कि ये कथा 9 दिनों तक मंदिर में चलेगी। उन मंदिर के प्रांगण में ही इसको चलाया जाएगा और अयोध्या से आए कथावाचक के द्वारा लोगों को श्री राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान एफएसटी ने तीनों स्थानों से अलग 12 लाख रुपए जब्त किए हैं। जांच अभियान हरला थाना, बरमसिया व चंदन क्यारी थाना क्षेत्र में चलाया गया है। हरला थाना चौक के पास सीओ दिवाकर दुबे और हरला थाना इंचार्ज अनिल कुमार ने एक ऑटो को रोका है। ऑटो में बैठे यात्रियों से सेक्टर 9 झोपड़ी निवासी मुकेश कुमार के बैग से 7,54,500 रुपए मिले हैं। मुकेश ने बताया है कि इस रकम को वह बैंक में जमा करने जा रहा है, जबकि रुपए कहां से लाए इसकी जानकारी नहीं दी जा सकी है, जिससे रुपए जब्त कर मुकेश को छोड़ दिया गया। बता दें आपको कि बरमसिया ओपी क्षेत्र के मुर्गातल के पास बने अंतर्राज्यीय चेक नाका पर वाहन जांच के दौरान 3,64,130 रुपए एफएसटी ने जब्त किए हैं। ये रुपए 35 लिफाफों में थे। जब्त रुपए धनबाद भौरा निवासी विष्णुदेव विश्वकर्मा के बैग से बरामद किए गए हैं, जो कि जमशेदपुर से धनबाद जा रहा था। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के मोड़ के पास एक हादसा हो गया, जिसमें एक कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला किरण देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बता दें आपको कि जिसे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कार चालक को की दौड़ा-दौड़ाकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि जज की ड्यूटी में तैनात जवान की पिटाई को लेकर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्तर में पीएम मोदी की सभा को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका ने कहा है कि बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी ही है। अपने मित्र के लिए पूरे देश को डुबाने में भी पीछे नहीं हटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बस्तर में आया तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ आदिवासी भाई बहनों के लिए बोलेंगे, लेकिन फिर से वही छुट्टी, क्योंकि अपने मित्र के लिए जीने वाले लोग गरीब, दलित और आदिवासी के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमारी पार्टी ने 3 सवाल पूछे थे, उस तक का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बड़ा झूठ बोलकर चले गए कि भूपेश सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। आज केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दिल्ली से पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने और अराजकता का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रमाणित कुछ भी नहीं कर पा रही है। वहीं रायपुर में सशस्त्र सीमा बल की कंपनियों के छत्तीसगढ़ आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया और उन्हें लोकसभा चुनाव की सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ब्रीफ किया है। प्रदेश से बाहर आए जवानों को प्रदेश की नक्सल चुनौतियों को बताते हुए उन्हें चुनाव के दौरान नक्सल क्षेत्रों में तय एसओपी का प्लान पालन करने का भी जोर दिया गया है। साथ ही सामान्य मैदानी जगहों पर चुनाव के दौरान क्या करें और क्या ना करें, इसको विस्तार पूर्वक समझाया। इस अवसर पर उपस्थित सीआरपीएफ के कमांडेंट विजय सिंह ने जवानों को नक्सल क्षेत्र में चुनाव के दौरान अपनाए जाने वाले निर्देशों के बारे में बताया। डीएसपी लाइन नीलेश द्विवेदी ने उनका हौसला अफजाई करते हुए उनको बल प्रबंधन के बारे में बताया। इस अवसर पर एसएसबी के जवान और अधिकारी मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होनी है। वहीं इस चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कुल 23 उम्मीदवारों ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 4 उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए। वहीं नामांकन वापसी की अंतिम तिथि पर दोपहर 3 बजे तक 4 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया है। ऐसे में अब इस सीट पर 15 अभ्यर्थियों के बीच चुनावी मुकाबला होगा, जिसमें नोटा सहित 16 उम्मीदवार होंगे। इसके लिए एक बैलेट यूनिट मतदान केंद्रों में लगाया जाएगा, जिसको लेकर राजनांदगांव के उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया है कि निर्देशन पत्र दाखिले के बाद स्क्रूटनी के नाम 4 नाम निर्देशन पत्र विधि मान्य नहीं पाए गए थे, जिसके चलते उनके फॉर्म निरस्त कर दिए गए। वहीं नाम वापसी तिथि पर तय समय तक 4 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन वापस लिए हैं और अब 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। वहीं रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय अपने चुनावी दौरे में आरंग विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान वे बैलगाड़ी में बैठकर गांव में प्रचार करते हुए नजर आए। घर घर जाकर उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों को पंपलेट भी बांटे और कांग्रेस कार्यकर्ता के घर जाकर कांग्रेस का झंडा उनके घरों में बांधे। वहीं रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि जनसंपर्क के दौरान उनको जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आम जनता कांग्रेस की गारंटियों पर पूरा भरोसा जता रही है। रायपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम और घायलों को त्वरित उपचार में मदद उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को गुड सेमेंट्रियंस अर्थात नेक इंसान को हर महीने प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष कुमार सिंह ने ऐसे सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित सहायता पहुंचाकर जान बचाने वाले 6 गुड सेमेंटर्स को निवास कार्यालय में सम्मानित किया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर ओम प्रकाश शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि भारत देश में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, जिसका प्रमुख कारण घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता नहीं मिलने के कारण होता है। सड़क दुर्घटना में 30 मिनट का गोल्डन आवर कहलाता है। इस दौरान यदि घायल व्यक्ति को किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है या फिर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाती है तो घायल की जान बचाई जा सकती है, किंतु अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को बार बार पेशी पर जाना पड़ता है और पूछताछ पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ता है, जिससे कि काफी परेशानी होती है। और ऐसे में ये सोच समझकर जो लोग हैं वो इससे बचते हैं और मोबाइल फोन से वीडियो बना ली जाती है, लेकिन मदद लोग करने से गुरेज करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।